दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब और रहस्यमयी कस्बे से। सूरज ढलने ही वाला है और शरीफ बॉयड हाथ में एक घंटी बजाते हुए पूरे कस्बे में घूम रहा है। इस घंटी की आवाज सुनते ही पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ छा जाता है। ये घंटी इस बात का संकेत है कि अब सब लोगों के लिए अपने अपने घरों के अंदर जाने का वक्त हो गया है। उधर रेस्तरां में सारा नाम की लड़की सभी लोगों को जल्दी से बाहर निकाल रही होती है। तभी अचानक वहां रखा हुआ ज्यूक बॉक्स अपने आप चालू हो जाता है और गाना बजने लगता है। पूरा माहौल बड़ा डरावना हो जाता है। शहर के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं और ये पक्का करते हैं कि उनके घर पर लटका हुआ ताबीज अपनी सही जगह पर हो। दूसरी तरफ एक बारटेंडर फ्रैंक नाम के आदमी को जगाने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक इतनी ज्यादा शराब पी चुका है कि वह होश में ही नहीं है और वहीं पड़ा रह जाता है। जब शरीफ बॉयड ये पक्का कर लेता है कि कस्बे के बाकी सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में चले गए हैं, तब वह अपने दफ्तर की तरफ बढ़ता है। दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, बिना किसी हादसे के बीते दिन 96। इसी बीच फ्रैंक के घर में उसकी छोटी बेटी मेघन अपने कमरे में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक उसे अपनी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। मेघन खिड़की के पास जाती है तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह बूढ़ी औरत बहुत प्यार से मेघन से कहती है कि वह उसे कमरे के अंदर आने दे, लेकिन मेघन कहती है कि उसे खिड़की खोलने की सख्त मनाही है। वह बूढ़ी औरत मेघन को फुसलाते हुए वादा करती है कि अगर वह खिड़की खोल देगी तो यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, यह उन दोनों के बीच एक राज रहेगा। बेचारी मासूम मेघन उसकी बातों में आ जाती है और खिड़की खोल देती है। ठीक उसी वक्त मेघन की माँ लॉरेन कमरे में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह बूढ़ी औरत पलक झपकते ही एक बेहद खौफनाक और डरावने मॉन्स्टर में बदल जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। अगली सुबह फ्रैंक जब पूरी तरह होश में आता है तो अपने घर की तरफ वापस लौटता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के बाहर पूरे शहर की भीड़ जमा है। शरीफ बॉयड गुस्से में तमतमाता हुआ आता है और फ्रैंक को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बॉयड चिल्लाते हुए फ्रैंक को डांटता है कि उसने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए खिड़की पर कीलें क्यों नहीं ठोकी थीं। फ्रैंक को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि क्या हुआ है और वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन बॉयड का गुस्सा शांत नहीं होता। वह फ्रैंक को घसीटते हुए ऊपर कमरे में ले जाता है ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि उसने क्या खोया है। कमरे में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और लॉरेन और मेघन की कटी फटी लाशें पड़ी थीं। फ्रैंक जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। बॉयड अपने अफसर केनी को हुक्म देता है कि फ्रैंक को ले जाकर हवालात में बंद कर दिया जाए। बाहर निकलते वक्त बॉयड देखता है कि जमीन पर वही ताबीज गिरा हुआ है। अब कहानी का रुख इस कस्बे से कुछ मील दूर एक सड़क की तरफ मुड़ता है। जिम और उसका परिवार एक बड़ी सी आरवी गाड़ी में रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं। अचानक उन्हें दिखता है कि आगे की सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। पूरा परिवार यह देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है कि मामला क्या है। तभी अचानक कांव का एक बड़ा सा झुंड उड़ता हुआ आता है और उनके ऊपर कांव कांव करते हुए मंडराने लगता है। माहौल बिगड़ता देख पूरा परिवार वापस अपनी आरवी में बैठ जाता है और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके हैं। वे अपना जीपीएस भी चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल फोन में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। भटकते भटकते आखिर में उनकी गाड़ी उसी रहस्यमयी कस्बे में पहुंच जाती है। कस्बे में घुसते ही जिम नोटिस करता है कि वहां जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उन सभी के टायर पंक्चर हैं। कस्बे के लोग उस वक्त एक अंतिम संस्कार खत्म करके लौट रहे होते हैं। वे सब एक अजीब सी थकावट और शक भरी नजरों से जिम के परिवार को घूरने लगते हैं। जिम गाड़ी रोककर कुछ लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। सिर्फ शरीफ बॉयड ही उसके पास आता है और कहता है कि अगर वे सीधे इसी सड़क पर चलते रहेंगे तो आगे चलकर उन्हें हाईवे मिल जाएगा। जिम का परिवार उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वे उस सड़क पर जितना भी आगे बढ़ते हैं घूम फिरकर बार बार वापस उसी कस्बे में पहुंच जाते हैं। जिम हार मानने को तैयार नहीं होता। वह फिर से गाड़ी आगे बढ़ाता है और इस बार उल्टा यू टर्न ले लेता है ताकि वह उल्टी दिशा में जाकर देख सके, लेकिन तभी सामने से एक बहुत तेज रफ्तार कार आती हुई दिखती है। जिम इन मौके पर अपनी आरवी को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और आरवी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। गाड़ी में सवार सभी लोग मलबे में फंस जाते हैं। उधर सामने से आ रही कार भी एक पेड़ से जा टकराती है। उस कार को टोबी नाम का एक लड़का चला रहा था। वह कार से बाहर निकलकर उल्टी करने लगता है। फिर वह में सड़क पर भागता है जहां उसे शरीफ बॉयड और केनी मिलते हैं जो सड़क पर लोहे की कीलों वाली पट्टी बिछा रहे थे। टोबी उनसे मदद की गुहार लगाता है। बॉयड तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ
भागने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वह केनी को आदेश देता है कि वह टोबी को शहर के क्लिनिक ले जाए। एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर बॉयड देखता है कि टोबी का दोस्त जेड अभी भी कार में है और वह पूरी तरह से होश में नहीं है। बॉयड सुरक्षा के लिए जेड को उसकी कार के साथ ही हथकड़ी से बांध देता है। इसके बाद बॉयड आरवी की तरफ बढ़ता है और जिम की बेटी जूली को बाहर निकलने में मदद करता है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था। जिम की पत्नी टैबिथा बेहोश पड़ी थी और उसके छोटे बेटे ईथन की टांग में एक टेबल का लोहे का पाया बुरी तरह से आर पार हो चुका था। थोड़ी ही देर में केनी एक ट्रक में मदद लेकर वहां पहुंच जाता है। टैबिथा को तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर क्रिस्टी ईथन की टांग की जांच करती है तो वह बताती है कि टेबल के पाए को सुरक्षित बाहर निकालने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। समस्या यह थी कि सूरज ढलने में अब सिर्फ 40 मिनट बचे थे। रात होने वाली थी और रात का मतलब था सीधा मौत। इसीलिए बॉयड और क्रिस्टी फैसला करते हैं कि वे ताबीज के साथ पूरी रात इसी आरवी के अंदर ही गुजारेंगे। बॉयड जिम के परिवार को समझाता है कि रात के समय यह जंगल बेहद खतरनाक हो जाता है। वह सिर्फ ईथन का पिता होने के नाते जिम को वहां रुकने की इजाजत देता है और बाकी सबको, टैबिथा और जूली को, ट्रक के साथ कस्बे में वापस भेज देता है। उधर क्लिनिक में सारा जागते ही घबरा रहे टोबी पर नजर रख रही होती है। टोबी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। तभी सारा अचानक आगे बढ़ती है और टोबी को किस कर लेती है। टोबी शांत हो जाता है। सारा उससे धीरे से कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और अगले ही पल सारा एक तेज धार वाला हथियार निकालकर टोबी की गर्दन में घोंप देती है। टोबी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सारा अपने आप से अजीब बातें करने लगती है। वह बड़बड़ाती है कि एक काम है जो उसे हर हाल में करना ही होगा, भले ही वह इसे न करना चाहे। फिर वह एक सर्जिकल चाकू उठाती है और उसे मृत टोबी के मुंह के अंदर ठूस देती है। दूसरी तरफ सड़क पर कस्बे की तरफ जा रहा ट्रक गलती से बॉयड द्वारा बिछाई गई कीलों वाली पट्टी पर चढ़ जाता है और उसके सारे टायर फट जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए कस्बे के लोग टैबिथा और जूली को पैदल ही कॉलोनी हाउस की तरफ ले जाने लगते हैं। बारिश शुरू हो चुकी होती है। वे बार बार फिसल कर गिरते हैं, लेकिन किसी तरह भागते भागते कॉलोनी हाउस पहुंच जाते हैं। घर के अंदर मौजूद लोग खतरा भांप कर अलार्म बजा देते हैं। दरवाजे पर खड़ा गार्ड उन्हें अंदर आने देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि रात के वक्त उसे यकीन ही नहीं होता कि बाहर खड़े लोग सच में इसमें इंसान हैं या मॉन्स्टर हैं। दोनों तरफ बहस चल ही रही होती है कि तभी अंधेरे में से वे खौफनाक मॉन्स्टर उनके करीब आने लगते हैं। केनी घबराकर उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। ठीक उसी वक्त कॉलोनी हाउस की लीडर डोना वहां आती है। वह बिना एक पल गंवाए सभी को अंदर खींचती है और ऐन मौके पर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर मॉन्स्टर्स की भयानक आवाजें आने लगती हैं। अंदर आते ही डोना सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए टैबिथा और जूली को बांधने का हुक्म देती है। उधर आरवी के अंदर बॉयड रात होने से पहले सारे दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और दीवार पर ताबीज लटका देता है। तभी अचानक छोटे ईथन को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। उसकी पूरी बॉडी तड़पने लगती है। जिम और क्रिस्टी उसे कसकर पकड़ लेते हैं। जिम घबराकर कहता है कि ईथन को लाइफ में कभी ऐसा दौरा नहीं पड़ा है। बाहर पूरी तरह से घना अंधेरा छा चुका है। बॉयड खिड़की के एक छोटे से छेद से बाहर झांकता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर्जनों बेहद भयानक और अजीब चेहरे वाले मॉन्स्टर्स ने उनकी आरवी को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी ईथन का तड़पना अचानक बंद हो जाता है। गाड़ी के ठीक बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और एक बड़ी ही जानी पहचानी मीठी आवाज आती है, क्या तुम लोग अंदर ठीक हो? जिम को लगता है कि शायद कस्बे के लोग उनकी मदद करने के लिए वापस आए हैं और वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बॉयड तुरंत झपट कर जिम को दबोच लेता है और उसका रोक लेता है। बॉयड फुसफुसाते हुए समझाता है, ये आवाज किसी इंसान की नहीं है, ये वही शैतान है। जब जिम थोड़ा शांत होता है तो बॉयड उसे यहाँ का खौफनाक सच बताता है। वह बताता है कि इंसानों की तरह दिखने वाले ये डरावने राक्षस हर रात जंगलों से बाहर निकलते हैं। कोई नहीं जानता कि वे क्या हैं, लेकिन सिर्फ ये ताबीज ही एक ऐसी चीज है जो उन्हें किसी बंद जगह के अंदर घुसने से रोकती है। अगर दरवाजा खुला तो कोई नहीं बचेगा। इसी बीच कॉलोनी हाउस में डोना टैबिथा के पास आती है और उससे माफी मांगते हुए उसकी रस्सियां काट देती है। टैबिथा आजाद होते ही वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड उसे रोक लेता है। डोना उसे अपने पास बैठाती है और इन भयानक जीवों के बारे में सब कुछ सच सच बताती है। वह कहती है कि वे जो कुछ भी करते हैं सिर्फ सबकी जान बचाने के लिए करते हैं। टैबिथा को ये सब एक बकवास कहानी लगती है और वह डोना को पागल कहती है। डोना इस पर एक हंसी हंसती है और टैबिथा से पूछती है, तुमने इस रास्ते पर कितनी बार गाड़ी घुमाई? कितनी बार तुम वापस इसी कस्बे में लौट कर आई? डोना आगे बताती है कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान किसी न किसी अलग शहर से आ रहा था और सब इसी मायावी जाल में फंस कर रह गए हैं। डोना कहती है कि वह खुद पिछले 3.5 साल से इस नर्क में फंसी हुई है और वह आज तक अपनी बहन की वो चीखें नहीं भूल पाई है जब एक मॉन्स्टर ने उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को चीर डाला था। नीचे वाले कमरे में विक्टर नाम का एक अजीब सा आदमी खाना खा रहा होता
होता है। वह पास ही बंधी हुई जूली से कहता है, मैंने बहुत सालों से 2 गाड़ियों को एक साथ इस शहर में आते नहीं देखा। मुझे लगता है कि कुछ बहुत खास होने वाला है। जूली डर के मारे रोने लगती है। तभी फातिमा नाम की एक लड़की वहां आती है। वह विक्टर को वहां से भगा देती है और जूली की रस्सियां खोलकर उसे गले लगा लेती है। वापस आरवी के अंदर चलते हैं। बाहर खड़े मॉन्स्टर्स लगातार फुसफुसा रहे थे और अजीब अजीब भयानक आवाजें निकाल रहे थे। जिम डरकर बॉयड से उसकी बंदूक मांगता है, लेकिन बॉयड सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि इन राक्षसों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी आरवी की छत पर भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छत पर टहल रहा हो। क्रिस्टी और जिम का दिमाग फटने लगता है। बॉयड उन्हें संभालते हुए याद दिलाता है कि ये जीव इंसानों के दिमाग के साथ खेलने में माहिर हैं, तुम्हें इनके झांसे में नहीं आना है। जब ईथन को दी गई बेहोशी की दवा असर करने लगती है और वह सो जाता है तो बॉयड, जिम और क्रिस्टी मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और बड़ी सावधानी से ईथन की टांग में से वह लोहे का पाया बाहर खींच लेते हैं। क्रिस्टी तुरंत उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। तभी जिम ध्यान देता है कि जिस सलाइन की बोतल से ईथन को ड्रिप चढ़ाई जा रही है वह कांच के एक साधारण जार में रखी है। क्रिस्टी दुखी होकर बताती है कि उनके पास मेडिकल सामान की बहुत कमी है। ये सब वही दवाइयां हैं जो उन्होंने कुछ साल पहले एक एम्बुलेंस से निकाली थी जो यहाँ भटक कर आ गई थी। जब ईथन को थोड़ा होश आता है तो वह अजीब सी बातें करने लगता है। वह कहता है कि उसने सपने में एक ऐसी दीवार देखी जिस पर दर्जनों रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। और दोस्तों, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था। ठीक उसी वक्त कॉलोनी हाउस में विक्टर अपने कमरे में बैठा हुआ वही कार क्रैश का सीन कागज पर ड्रा कर रहा था और उसके पूरे कमरे की दीवारें ठीक वैसी ही अजीब अजीब ड्राइंग्स से भरी हुई थीं। उधर शहर में सारा अपने घर पर अपने शरीर से खून के धब्बे धो रही होती है। जब उसका भाई नाथन उसे ढूंढते हुए घर आता है और सारा के खून से सने कपड़े देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सारा रोते हुए कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था नाथन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सुबह होने वाली होती है। क्लिनिक में जब नर्स टोबी को चेक करने जाती है तो उसकी कटी फटी लाश देखकर उसकी चीख निकल जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि क्लिनिक का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। मॉन्स्टर्स अंदर घुस चुके थे। नर्स अपनी जान बचाने के लिए भागकर बेसमेंट तहखाने में छिप जाती है, लेकिन भूखे मॉन्स्टर्स उसके पीछे बेसमेंट में घुस जाते हैं। आरवी में जिम दीवार पर लटके ताबीज को करीब से देखने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी अचानक मॉन्स्टर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। लेकिन तभी क्रिस्टी की आंख खुलती है। यह सिर्फ एक भयानक सपना था। अब सच में सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था और कस्बे के लोग आरवी में फंसे लोगों को लेने के लिए आ पहुंचे थे। शहर में सारा अपने भाई नाथन को सब सच बताती है। वह कहती है कि उसके दिमाग में कुछ अजीब आवाजें आती हैं। उन आवाजों ने ही उससे कहा था कि वह टोबी की लाश को वैसा ही बना दे जैसा मॉन्स्टर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से अपने असली घर वापस जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। सारा ये भी कबूल करती है कि क्लिनिक का दरवाजा उसी ने खोला था। इसी बीच केनी अपने बीमार पिता से मिलने के लिए क्लिनिक पहुंचता है। बाहर जमीन पर ताबीज गिरा देखकर उसका दिल धक से रह जाता है। वह भागता हुआ अंदर जाता है। बेसमेंट में उसे सबसे पहले नर्स की खौफनाक लाश मिलती है। जब वह और आगे बढ़ता है तो उसे अपने पिता का भी नोचा फटा शरीर मिलता है। केनी वहीं घुटनों के बल गिरकर रोने चिल्लाने लगता है। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। शरीफ बॉयड अपने दफ्तर लौटता है। उसका दिल भारी है। वह उस बोर्ड के पास जाता है जिस पर लिखा था बिना किसी हादसे के बीते दिन 96 और उसे मिटाकर वापस 00 कर देता है। उधर कॉलोनी हाउस में छोटा ईथन खिड़की से बाहर देख रहा होता है। अचानक उसकी नजर बाहर खड़े एक सफेद कपड़ों वाले लड़के पर पड़ती है। वह लड़का ईथन की तरफ देखकर अपने होठों पर उंगली रखता है जैसे कह रहा हो चुप रहो। थोड़ी देर बाद जब ईथन हिम्मत करके उसे हाथ हिलाता है तो वह सफेद कपड़ों वाला लड़का भी मुस्कुराकर वापस हाथ हिला देता है। इसी बीच टोबी का दोस्त जेड अभी भी क्लिनिक के एक बेड से बंधा हुआ था। वह लगातार चिल्ला रहा था और खुद को आजाद करने की मांग कर रहा था। डोना उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये शहर क्या है, लेकिन दिमाग से तेज और घमंडी जेड को लगता है कि यह सब उसके दोस्त टोबी द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा एस्केप रूम का प्रैंक है। उसे लगता है कि ये गांव वाले भाड़े के कलाकार हैं जो उसे बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे तैसे जेड अपनी हथकड़ी ढीली करता है और बाहर भाग निकलता है। वह रास्ते में खड़ी एक औरत की साइकिल छीनता है और तेजी से पैडल मारने लगता है। वह भागते हुए रेस्तरां पहुंचता है और चिल्लाकर पूछता है, इस गेम के सुराग कहाँ छिपे हैं? फिर वह लाइन तोड़कर खाना उठाने लगता है। केनी की माँ तियान चेन जो रेस्तरां चलाती है एक मथानी उठाती है और जेड के सिर पर मारते हुए उसे उसकी बदतमीजी के लिए खरी खोटी सुनाती है। कॉलोनी हाउस में पादरी खत्री जिम के परिवार को यहाँ का सबसे बड़ा नियम समझाते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ आने वाले हर नए इंसान या परिवार को यह चुनना पड़ता है कि वे कॉलोनी हाउस में सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं या फिर टाउन के अलग अलग घरों में। पादरी खत्री उन्हें दोनों जगहों का दौरा कराने का ऑफर देते हैं। जब वे घूम रहे होते हैं तो टेबिथा की नजर शरीफ के दफ्तर के पास बनी एक अजीब सी लकड़ी की बॉक्स जैसी संरचना पर पड़ती है। वह पूछती है कि यह क्या है। पादरी खत्री का चेहरा गंभीर हो जाता है।
वे बताते हैं ये द बॉक्स है। जो भी इस शहर के कड़े नियमों को तोड़ता है उसे सजा के तौर पर पूरी रात बिना किसी ताबीज के इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। और आज रात हम इतिहास में पहली बार इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रैंक की लापरवाही से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी। इसके बाद पादरी उन्हें उसी घर में ले जाते हैं जहां लॉरेन और मेगन की हत्या हुई थी। कमरे में अभी भी दीवारों और फर्श पर खून के खौफनाक धब्बे मौजूद थे। टेबिथा यह सब देखकर सहम जाती है और भागकर घर के बाहर आ जाती है। वह रोते हुए जिम पर चिल्लाती है, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो जिम? हमारी बच्ची और बेटा खतरे में हैं। जिम बहुत ही दुखी मन से स्वीकार करता है कि उसने उस रात आरवी के बाहर जो फुसफुसाहटें सुनी थीं वे आज भी उसके कानों में गूंज रही हैं। वह कहता है, मैं नहीं चाहता कि हमारा हाल भी उस लॉरेन जैसा हो। हमें हिम्मत रखनी होगी और यहाँ जीने का तरीका ढूंढना होगा। इसी बीच बॉयड का बेटा एलिस छोटे ईथन के लिए लकड़ी की एक बैसाखी बनाकर लाता है ताकि वह अपनी चोट के बावजूद थोड़ा चल फिर सके। ईथन बैसाखी के सहारे बाहर टहलता हुआ विक्टर के पास पहुंच जाता है। विक्टर जमीन पर कदम नाप नाप कर चल रहा था। वह घर से लेकर जंगलों के पेड़ों तक की दूरी गिन रहा था। शुरुआत में विक्टर को ईथन का सवाल पूछना पसंद नहीं आता, लेकिन जैसे ही ईथन उस सफेद कपड़ों वाले लड़के का जिक्र करता है विक्टर का रवैया एकदम बदल जाता है। वह ईथन से दोस्ती कर लेता है और एक चौंकाने वाला राज खोलता है। मैं यह नाप रहा हूँ कि कहीं जंगल के ये पेड़ अपनी जगह से खिसक तो नहीं रहे हैं। ठीक उसी वक्त ईथन की बड़ी बहन जूली वहां आ जाती है। वह ईथन पर चिल्लाती है और उसे उस अजीब से आदमी विक्टर से दूर रहने को कहती है। दूसरी तरफ जेड अपनी साइकिल लेकर शहर में घूम ही रहा होता है कि उसे जमीन में बना एक तहखाना रूट सेलर दिखाई देता है। वह जिज्ञासा में नीचे उतरता है तो उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसकी रूह कांप जाती है। अंदर एक बहुत पुरानी लाश पड़ी थी जो एक भारी पत्थर के नीचे कुचली हुई थी। अचानक उस लाश की आंखें खुलती हैं और वह जेड की तरफ देखकर जोर से चीखने लगती है। जेड बुरी तरह डरकर पीछे गिर जाता है। तभी उसकी नजर तहखाने की छत पर पड़ती है जहाँ खून से एक अजीब सा रहस्यमयी प्रतीक चित्रित था। जेड जब दोबारा उस अलमारी की तरफ देखता है तो वहां कोई लाश नहीं थी, सब गायब था। जेड अपनी छाती ठोकते हुए हंसने लगता है और बड़बड़ाता है, वाह टोबी, क्या प्रैंक रचा है तूने, तू तो जीनियस निकला। वह अभी भी इसे एक ड्रामा ही मान रहा था। चर्च के अंदर शरीफ बॉयड पादरी खतरी से कहता है कि वह फ्रैंक को उस खौफनाक बॉक्स में नहीं डाल सकता। बॉयड सच कबूल करता है कि उसने द बॉक्स की सजा सिर्फ लोगों में डर बनाए रखने के लिए बनाई थी। वह सच में किसी इंसान को मॉन्स्टर्स के आगे घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन पादरी खतरी उसे सख्त लहजे में समझाते हैं, अगर फ्रैंक को इतनी बड़ी गलती के बाद भी छोड़ दिया गया तो इस शहर के नियमों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। कानून खत्म हो जाएगा और यहाँ सिर्फ अराजकता और मौत का तांडव होगा। दफ्तर लौटते वक्त बॉयड खुद उस बॉक्स के पास रुकता है और उसके अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। ये महसूस करने की कोशिश करता है कि रात को यहाँ बंद रहने पर कैसा खौफ महसूस होता होगा। इसके बाद बॉयड फ्रैंक की जेल की कोठरी में जाता है। वह फ्रैंक के बिस्तर पर एक ताबीज फेंकता है और उससे कहता है, पेड़ों की लाइन से 100 यार्ड दूर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी है। ये ताबीज उठाओ, रात होने से पहले वहां भाग जाओ और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। कुछ ही देर बाद पादरी खतरी शहर के बीचों बीच चूजिंग सेरेमनी आयोजित करते हैं। वे इकट्ठा हुए लोगों को नियम बताते हैं। अगर जिम का परिवार शहर के अलग अलग घरों में रहना चाहता है तो उन्हें हाथ में एक पत्थर उठाना होगा, और अगर वे कॉलोनी हाउस में सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं तो उन्हें एक फूल उठाना होगा। तभी वहां बॉयड आ जाता है और सेरेमनी को रोककर फ्रैंक के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रैंक खुद भीड़ के सामने आ जाता है। फ्रैंक भारी आवाज में स्वीकार करता है कि वह अपनी पत्नी और बच्ची की रक्षा न कर पाने वाला एक नाकाम बाप है। वह बॉयड को ताबीज वापस लौटा देता है और रोते हुए कहता है, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपनी लॉरेन और मेगन के पास वापस जा सकूं। ये सब देखकर जेड, जो अभी भी इसे नाटक समझ रहा था, जोर जोर से तालियां बजाने लगता है और हंसने लगता है। बॉयड को गुस्सा आ जाता है। वह जेड को दबोचता है और उसे जबरदस्ती चुनाव करने को कहता है। जेड मजाक मजाक में एक पत्थर उठा लेता है। केनी जेड को वहां से ले जाता है। अब जिम के परिवार की बारी थी। जिम, उसकी पत्नी टेबिथा और बेटा ईथन तीनों पत्थर उठाते हैं, यानी शहर में रहना चुनते हैं, लेकिन उनकी बेटी जूली मना कर देती है और वह फूल उठा लेती है, यानी कॉलोनी हाउस में रहना चुनती है। परिवार के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। जिम और टेबिथा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कस्बे के लोग उन्हें रोकते हुए याद दिलाते हैं, एक बार जो चुन लिया वही आखिरी फैसला है। उधर कब्रिस्तान में केनी जेड को एक ताजी खुदी हुई कब्र के पास ले जाता है। केनी कब्र में पड़ी टोबी की खौफनाक लाश का चेहरा जेड को दिखाता है। टोबी की लाश देखकर जेड का सारा घमंड और सारा भरम
एक पल में टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई गेम या प्रैंक नहीं है, यह एक असली नर्क है। जेड घुटनों पर गिरकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगता है। केनी उसे संभालता है और अपने घर ले जाता है ताकि जेड उसके और उसकी माँ के साथ रह सके। जैसे ही सूरज ढलता है, बॉयड और पादरी खत्री भारी दिल से फ्रैंक को ले जाकर द बॉक्स में बंद कर देते हैं और कुंडी लगाकर तुरंत वहां से चले जाते हैं। अंधेरा होते ही जंगलों में से वे भयानक जीव बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे द बॉक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। बॉयड अपने दफ्तर की खिड़की से बेबस होकर यह सब देखने के लिए खुद को मजबूर करता है। मॉन्स्टर्स लकड़ी के उस डिब्बे को चीर डालते हैं और फ्रैंक पर टूट पड़ते हैं। फ्रैंक की भयानक चीखें पूरे शहर में गूंज उठती हैं। तभी कहानी में एक फ्लैशबैक आता है। सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जब विक्टर एक छोटा बच्चा था। वह इसी तरह के एक तहखाने से बाहर निकलता है और देखता है कि पूरे शहर में हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। वर्तमान में आते हैं। विक्टर अपने कमरे में बैठा मोमी मोमबत्ती के रंगों से सोती हुई जूली की एक तस्वीर बना रहा होता है। जब जूली की आंख खुलती है तो विक्टर बहुत दुखी मन से कहता है, मुझे पुरानी बातें याद आने लगी हैं, और वह अपनी बनाई हुई ड्राइंग जूली को थमा देता है। अगली सुबह शरीफ बॉयड लकड़ी से भारी एक गाड़ी लेकर द बॉक्स की मरम्मत करने पहुंचता है। वहां उसे फ्रैंक की कटी फटी लाश मिलती है। वह फ्रैंक के शरीर को गाड़ी में रखता है और उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगता है। बाद में जब वो लकड़ी ठोककर बॉक्स को ठीक कर रहा होता है तो डॉक्टर क्रिस्टी उसके पास आती है। क्रिस्टी बॉयड को दिलासा देते हुए कहती है, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बॉयड, अपने आप को सजा देना बंद करो। तुम्हारी स्वर्गीय पत्नी अभी भी तुम्हें इस तरह टूटते हुए देखना पसंद नहीं करती। क्रिस्टी के जाने के बाद बॉयड अचानक अपने सीधे हाथ को देखता है। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। रेस्तरां में जब जिम और ईथन खाना खाने अंदर आते हैं तो वहां रखा हुआ ज्यूक बॉक्स अचानक अपने आप बजने लगता है। खाना खाते वक्त ईथन अपने पिता से कहता है, पापा मैं इस डरावनी जगह को एक एडवेंचर गेम की तरह मान रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमारा मरा हुआ छोटा भाई थॉमस मरा नहीं है, बल्कि वह कहीं दूर किसी गुप्त मिशन पर गया हुआ है। जिम अपने छोटे बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अंदर तक हिल जाता है। वह अपने आंसू छुपाने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहां फुट फुट कर रोता है। तभी वहां विक्टर आता है और छोटे ईथन से कहता है, पेड़ अपनी जगह से 4 इंच और पास आ गए हैं, ये बहुत बुरा संकेत है। फिर विक्टर ईथन को वही ड्राइंग दिखाता है जो उसने सफेद कपड़ों वाले लड़के की बनाई थी। ईथन देखकर कंफर्म करता है कि उसने भी ठीक इसी लड़के को देखा था। विक्टर गंभीर होकर कहता है, इसका मतलब वह सच में वापस आ गया है। तभी जिम वॉशरूम से बाहर आता है। विक्टर को अपने बेटे के इतने करीब देखकर उसका खून खौल उठता है। वह विक्टर पर चिल्लाता है और उसे धक्का देकर ईथन से दूर रहने की चेतावनी देता है। इसी दौरान टेबिथा अपनी बेटी जूली से मिलने कॉलोनी हाउस जाती है। वह जूली से मिन्नतें करती है कि वह जिद छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने घर वापस आ जाए, लेकिन जूली गुस्से में भड़क जाती है। वह अपनी माँ के सामने एक कड़वा सच उगलती है, मुझे सब पता है मम्मी, मुझे पता है कि इस ट्रिप पर आने से पहले आप और पापा तलाक लेने वाले थे। ये रोड ट्रिप तो बस हम बच्चों का ध्यान भटकाने का एक नाटक था। जब टेबिथा रोते हुए मानती है कि वह सच कह रही है तो जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मुझे इस बात का दुख है कि आप आज भी अपने मरे हुए बच्चे के गम में डूबी हुई हैं और अपने 2 जिंदा बच्चों की आपको कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर जूली रोती हुई अंदर भाग जाती है। शरीफ के दफ्तर में केनी जेड को एक बहुत बड़ा नक्शा दिखाता है। उस नक्शे पर उन सभी जगहों पर पिन लगी हुई थी जहां से इस शहर में फंसे लोग मूल रूप से आए थे, पूरे अमेरिका के अलग अलग कोने। जेड इस नक्शे को देखकर पागल सा होने लगता है। वह कहता है, ये साइंस के खिलाफ है, ये नामुमकिन है। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं इस जगह का सच नहीं पता लगा लेता। केनी उसे चेतावनी देता है कि इस चक्कर में वह अपना मानसिक संतुलन खो देगा, लेकिन जेड की नजर वहां रखे एक पुराने वायरलेस रेडियो पर पड़ती है। जैसे ही उसमें से स्टैटिक की आवाज आती है, जेड उस रेडियो को उठाकर वहां से चला जाता है। घर पर टेबिथा जब जिम से मिलती है तो उसे बताती है कि जूली ने क्या क्या कहा। इस बात को लेकर जिम और टेबिथा के बीच पुराना तनाव फिर से उभर आता है और दोनों में बहस होने लगती है। किचन में खड़ा ईथन अपने माता पिता की लड़ाई सुन रहा होता है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसकी नजर पीछे खिड़की से बाहर खड़े विक्टर पर पड़ती है। विक्टर बाहर से ईथन को इशारा करता है। ईथन बाहर जाता है तो विक्टर कहता है, हमें उस सफेद कपड़ों वाले लड़के को ढूंढना होगा। उसने तुम्हें चुना है ईथन, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसने मुझे चुना था। ईथन पूछता है, क्या यह किसी खेल का गुप्त मिशन है? विक्टर हाँ में सिर हिलाता है और ईथन को बैसाखी की जगह एक जादुई लकड़ी की छड़ी थमाता है और कहता है कि मिशन पर जाने वाले योद्धा बैसाखी नहीं, छड़ी लेकर चलते हैं। दोनों छुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते विक्टर बताता है, वह सफेद कपड़ों वाला लड़का बहुत सालों पहले पहली बार तब दिखाई दिया था जब एक ही दिन में 2 अलग अलग गाड़ियां इस शहर में आई थीं। वह यह भी बताता है कि वह इस शहर में बाकी सभी लोगों से सबसे ज्यादा लंबे समय से रह रहा है। तभी विक्टर को झाड़ियों के बीच से वह सफेद कपड़ों वाला लड़का गुजरता हुआ दिखाई देता है। दोनों उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। उधर घर में जब टेबिथा और जिम को ईथन की बैसाखी जमीन पर पड़ी मिलती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ठोकर जंगल की तरफ अपने बेटे को ढूंढने भागते हैं।
जंगल के गहरे हिस्से में विक्टर और ईथन एक बहुत बड़े रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचते हैं। उस पेड़ के तने के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खोखला सुराख बना हुआ था। विक्टर बताता है, वो फारावे ट्री, दूर ले जाने वाला पेड़। कहते हैं विक्टर जमीन से एक पत्थर उठाता है, उस पर एक चेहरा ड्रा करता है और उसे उस पेड़ के सुराख के अंदर फेंक देता है। और चमत्कार देखिए, अगले ही पल वह पत्थर उनके ठीक पीछे आसमान से नीचे गिरता है। विक्टर ईथन को समझाता है, यह इंसानों के लिए भी काम करता है ईथन, लेकिन अगर तुम इसके अंदर कूदोगे तो तुम्हें कभी नहीं पता होगा कि तुम दुनिया के किस कोने में जाकर निकलोगे। इस जंगल में हाल ही में ऐसे कई जादुई पेड़ हैं, लेकिन यह वाला एकदम नया बना है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक कुत्ते के भौंकने की भयानक आवाज़ गूंजती है। कुत्ते की आवाज़ सुनते ही विक्टर जैसे पत्थर का बन जाता है। उसके दिमाग में बचपन की वह खौफनाक याद ताज़ा हो जाती है, जब उसने चारों तरफ लाशों के ढेर के बीच एक काले कुत्ते को खड़े देखा था। विक्टर को पैनिक अटैक आने लगता है। वह अपना सिर पकड़कर चीखने लगता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ईथन को कुत्ते की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी जिम और टेबिथा हुए वहां पहुंचते हैं। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा खूंखार कुत्ता आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा विक्टर की यादों में था। देखते ही देखते और भी कई शिकारी कुत्ते घेर लेते हैं। जिम और टेबिथा अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं कि तभी अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। सभी कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। यह गोली विक्टर ने चलाई थी, जो अपनी टिफिन में एक पुरानी रिवॉल्वर छिपा कर रखता था। ईथन भागकर अपने माता पिता के गले लग जाता है। जिम गुस्से में आग बबूला होकर विक्टर पर झपटता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन विक्टर तुरंत अपनी गन जिम की छाती पर तान देता है। विक्टर की आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में कहता है, मैंने इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया, मैं ईथन को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर विक्टर बंदूक नीची करता है और अकेला जंगल में चला जाता है। बाद में अपने कमरे में बैठकर विक्टर अपनी पुरानी ड्राइंग्स पलटता है। उसे उस कुत्ते की बनाई हुई ड्राइंग मिलती है। उसे याद आता है कि जिस दिन उसने वह कुत्ता और लाशें देखी थीं, उसी दिन उसे पहली बार वह सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का भी मिला था। उसकी यादों में दिखता है। छोटा विक्टर उस सफ़ेद लड़के के पीछे पीछे जाता है। वह लड़का लॉरेन के घर के बाहर बने झूले पर जाकर खेलने लगता है। वर्तमान में विक्टर अपनी सारी ड्राइंग्स दीवार पर चिपकाता है। फिर वह फावड़ा उठाता है और घर के बाहर जाकर एक साथ कई सारी कब्रें खोदना शुरू कर देता है। जब लोग पूछते हैं तो वह उदास होकर कहता है, इस बार मैं बस पहले से तैयारी करके रख रहा हूँ। उधर रेस्तरां में सारा खिड़की से जिम के परिवार को देख रही होती है। तभी अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। उसे अपने हाथ की त्वचा पर जादू की तरह उभरे हुए अक्षर दिखाई देते हैं, किल द बॉय, उस लड़के को मार डालो। 1 सेकंड के अंदर वे अक्षर गायब हो जाते हैं और सारा को एक भयानक दौरा पड़ता है। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। लोग तुरंत सारा को उठाकर क्लिनिक ले जाते हैं। डॉक्टर क्रिस्टी कहती है कि सारा की हालत ठीक नहीं है, उसे आज रात यही क्लिनिक में रुकना होगा। सारा मान जाती है, लेकिन वह शर्त रखती है कि वह अकेली रहना चाहती है और अपने भाई नाथन को अंदर न आने दिया जाए। जब शरीफ बॉयड सारा का हालचाल लेने क्लिनिक आता है तो वह सोच में पड़ जाता है, क्या ईथन और सारा को आने वाले ये दौरे इस शहर का कोई शारीरिक रिएक्शन है। क्रिस्टी बॉयड पर ध्यान देती है और टोकती है कि बॉयड के हाथ भी लगातार कांप रहे हैं। बाहर निकलते वक्त बॉयड देखता है कि नाथन बहन से मिलने के लिए जिद कर रहा है। बॉयड उसे रोक लेता है और भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। नाथन भारी मन से घर लौटता है। वहां जब वह सारा के खून से सने कपड़ों को देखता है, वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी बहन क्या छिपा रही है। इधर अपने नए घर में जिम अपनी फैमिली को इकट्ठा करता है। वह कहता है, अगर हमें इस जगह से बाहर निकलना है तो हमें इस शहर के सारे रहस्यों को समझना होगा। वह दीवार पर एक बड़ा सा मार्कर उठाता है और पहला सवाल लिखता है, हम कहाँ हैं। रात के वक्त सारा क्लिनिक में अकेली टहल रही होती है। अचानक उसके हाथ पर फिर से वही खौफनाक शब्द उभरने लगते हैं, किल द बॉय। उसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगती हैं कि अगर उसने ईथन को नहीं मारा तो कोई कभी घर नहीं जा पाएगा। सारा डर कर एक सर्जिकल चाकू उठा लेती है। तभी किस्मत से क्रिस्टी वहां आ जाती है। सारा चाकू छुपा लेती है। दोनों पूरी रात बैठकर आपस में बातें करती हैं और सारा का इरादा उस वक्त के लिए टल जाता है। अगले दिन जेड हाथ में वही रेडियो लिए पूरे शहर में बड़बड़ाते हुए घूम रहा होता है। ट्रूडी नाम की लड़की उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। जेड कहता है कि रेडियो की यह स्टैटिक आवाज उसके दिमाग को फोकस करने में मदद करती है। टेबिथा के घर पर सारा छोटे ईथन से मिलने आती है। दोनों बाहर झूले पर जाकर खेलने लगते हैं। टेबिथा खिड़की से उन्हें देखकर मुस्कुराती है और जिम से कहती है, देखो ईथन आखिरकार पहले की तरह खुश दिख रहा है। तभी सारा ईथन को कहती है, चलो मैं तुम्हें खलिहान में चलकर कुछ प्यारे जानवर दिखाती हूँ। टेबिथा भी उनके साथ चल देती है। शहर से दूर एक पहाड़ी पर शरीफ बॉयड अपनी स्वर्गीय पत्नी अब्बी की कब्र पर बैठा होता है।
वह भावुक होकर कहता है, अब भी मेरे हाथ कांपने लगे हैं। मेरे पिता की तरह मुझे भी पार्किंसंस बीमारी हो गई है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही पागलपन भरा प्लान आया है जिससे शायद हम सब अपने घर वापस पहुंच सकें, लेकिन अगर मैं नाकाम रहा तो सबकी हालत और बदतर हो जाएगी। बॉयड अपनी पत्नी की कब्र से प्रार्थना करता है, अब भी मुझे कोई एक इशारा दो ताकि मैं फैसला कर सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शहर में नाथन पादरी खत्री के पास जाता है और घबराते हुए पूछता है, पादरी जी, बाइबल में कन्फेशन पादरी के सामने गुनाह कबूल करना के क्या नियम है? पादरी खत्री उसे भरोसा दिलाते हैं, तुम जो कुछ भी कहोगे वह सिर्फ मेरे, तुम्हारे और ईश्वर के बीच रहेगा। नाथन अपनी बहन सारा की हर करतूत, टोबी का खून करने से लेकर क्लिनिक का दरवाजा खोलने तक पादरी को बता देता है। पादरी खत्री का दिमाग सन्न रह जाता है। वे गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन नाथन उन्हें याद दिलाता है, आपने ईश्वर की कसम खाई है, आप यह राज किसी को नहीं बता सकते। पादरी वादा करते हैं कि वे चुप रहेंगे, लेकिन कहते हैं कि सारा को तुरंत लोगों से दूर करना होगा। उधर खलिहान में सारा टेबिथा और ईथन को एक बकरी दिखा रही होती है। बातें करते करते सारा कहती है, जब हमारे पास ताबीज नहीं थे तब शहर के लोग छिपने की जगह इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है कि ऐसी एक जगह के बारे में जानना बहुत काम आ सकता है। वह खलिहान के पीछे बना एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खोलती है। जैसे ही टेबिथा देखने के लिए अंदर कदम बढ़ाती है, सारा पीछे से धक्का देकर टेबिथा को अंदर कर देती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। अब खलिहान में सिर्फ सारा और छोटा ईथन बचे थे। सारा अपनी आंखें फाड़े ईथन की तरफ बढ़ती है और कहती है, जो मैं करने जा रही हूँ ईथन, उससे हम सब हमेशा के लिए अपने घर चले जाएंगे। ईथन बुरी तरह डरकर पीछे हटता है। सारा झपट कर ईथन का गला घोंटने की कोशिश करती है। ईथन की चीख निकल जाती है। ठीक उसी पल नाथन दौड़ता हुआ खलिहान में घुसता है। वह अपनी बहन को ईथन पर अत्याचार करते देखता है तो पागलों की तरह सारा को पीछे से दबोच लेता है। सारा दिमागी संतुलन खो चुकी। वह चिल्लाती है, छोड़ मुझे नाथन, यही एक रास्ता है घर जाने का। वह छूटने के लिए अपने हाथ पांव मारती है। उसके हाथ में वही धारदार सर्जिकल चाकू था। अचानक जुमाझटकी में वह चाकू सीधे उसके अपने भाई नाथन की गर्दन में गहरा कट लगा देता है। नाथन की गर्दन से खून की धार बह निकलती है। सारा होश में आती है और अपने भाई को तड़पता देखकर रोने चीखने लगती है। तभी वहां पादरी खत्री दौड़ते हुए पहुंचते हैं। ईथन को मौका मिलता है और वह भागकर खलिहान से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में शहर के कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तब तक नाथन दम तोड़ चुका था। पादरी खत्री सबको झूठ बोलते हैं कि वे बहुत देर से पहुंचे और सारा नाथन को मारकर जंगल की तरफ भाग गई है। जिम गुस्से में बॉयड और पादरी पर चिल्लाता है, तुम लोग कहते थे कि यह शहर एक परिवार की तरह, यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। रात को घर लौटकर टेबिथा भारी दिल से दीवार पर अपना दूसरा सवाल लिखती है, क्या हम उस कार क्रैश में जिंदा बचे भी थे या मर चुके हैं? रेस्तरा में बॉयड डॉक्टर क्रिस्टी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक वहां रखा जुक बॉक्स अपने आप चालू हो जाता है और उस पर बॉयड की स्वर्गीय पत्नी अब्बी का पसंदीदा गाना बजने लगता है। बॉयड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है, यह वही इशारा है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगले दिन जब केनी और बॉयड मिलकर नाथन की कब्र खोद रहे होते हैं तो बॉयड कहता है, केनी, मुझे लगता है कि इस शहर में कुछ बदलने वाला है। ताबीज ने आरवी में भी काम किया था। इसका मतलब अगर हम ताबीज लेकर जंगल के अंदर जाएं तो हम इस नर्क से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। केनी डर जाता है और कहता है कि जंगल में जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। उधर शहर में जेड गाड़ियों में से तार, रेडियो और इलेक्ट्रिकल सामान चुरा रहा होता है और टेबिथा के घर में जिम पुक लैंप के वायर को चेक कर रहा होता है। तभी वह एक हैरान कर देने वाली चीज नोटिस करता है। उस लैंप की डोरी में कोई कॉपर या लोहे का तार ही नहीं था। दीवार के सॉकेट भी नकली थे, फिर भी लैंप का बल्ब जल रहा था। ये बिजली आ कहां से रही थी? अभी जेड वहां आता है। वह भी यही देखकर हैरान था। जिम और जेड हाथ मिला लेते हैं। वे दोनों शहर के सबसे बड़े पेड़ पर चढ़कर एक बहुत बड़ा रेडियो एंटीना बनाने का प्लान बनाते हैं ताकि वे बाहरी दुनिया से संपर्क साध सकें। जिम पेड़ पर चढ़कर एंटीना लगाने लगता है। नीचे खड़ा जेड जैसे ही उस पेड़ के तने को छूता है, उसके हाथ पर खून लग जाता है। अचानक जेड को एक खौफनाक मतिभ्रम होता है। उसे दिखता है कि पेड़ के नीचे गृह युद्ध के जमाने के सैनिकों की कटी फटी लाशें पड़ी हैं। तभी एक सैनिक बंदूक ताने जेड की तरफ देखता है और गोली चला देता है। जेड डर के मारे और भागता है और जमीन पर गिर जाता है। वह सैनिक उस पर हमला करने ही वाला होता है कि जिम उसे हिलाकर होश में लाता है। ये सिर्फ जेड का वहम था। जेड पैनिक अटैक से हाँफ रहा था। जिम पेड़ पर रेडियो चालू करता है। स्टैटिक के बीच उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई साफ सिग्नल नहीं मिलता। इसी बीच टेबिथा और ईथन फ्रैंक के पुराने घर का बचा कुचा सामान लेकर रेस्तरां की मालकिन तियान चेन को देने आते हैं। वहां स्टोर रूम में सामान रखते वक्त टेबिथा की नजर एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। टेबिथा का दिल दहल जाता है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने सालों पहले अपने पति जिम के लिए अपने हाथों से बनाया था। वह चुपके से उसे अपनी जेब में रख लेती है। रात को घर पर
टेबिथा जिम को वह ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है, ये ब्रेसलेट इस शहर में कैसे आया जिम? ये तो सालों पहले खो गया था। जिम कहता है कि ये कोई वैसा ही दिखने वाला दूसरा ब्रेसलेट होगा, लेकिन टेबिथा उसे ब्रेसलेट पर बनी अपनी बुनाई की वो गलती दिखाती है जो सिर्फ वही जानती थी। जिम सोच में पड़ जाता है। तभी वे देखते हैं कि कमरे का बल्ब टिमा रहा है। टेबिथा कहती है, यह बिजली जमीन के अंदर से आ रही है, हमें देखना होगा कि इन तारों के नीचे क्या है। जिम एक फावड़ा उठाता है और दोनों अपने ही घर के बेसमेंट की जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में केविन नाम का एक लड़का आधी रात को चुपके से खिड़की के पास जाता है। बाहर खिड़की के पार जैस्मिन नाम की एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली मॉन्स्टर लड़की खड़ी थी। जैस्मिन मीठे आवाज में कहती है, फूलों के लिए शुक्रिया केविन, तुम मुझे अंदर कब बुलाओगे? मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अगले दिन पूरे कॉलोनी हाउस में एक बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही होती है, लेकिन केविन के सिर पर उस मॉन्स्टर लड़की का प्यार सवार था। अस्पताल के कमरे में पादरी खत्री शरीफ बॉयड को एक सीक्रेट जगह ले जाते हैं। पादरी अपना एक पुराना बैग खोलते हैं और बॉयड को अपना अतीत बताते हैं। अपने पुराने शहर में एक छोटा बच्चा अपनी जान बचाने के लिए मेरे चर्च में आया था, लेकिन मैंने उसे एक चॉकलेट बार देकर उसके शराबी बाप के पास वापस भेज दिया। बाद में जब मैं देखने गया तो उसके बाप ने उस मासूम को पीट कर मार डाला था। अपराध बोध में आकर मैंने उस शराबी बाप का कत्ल कर दिया और वहां से भाग निकला। मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन तभी मुझे ईश्वर की आवाज सुनाई दी और मैं गाड़ी चलाते चलाते इस मायावी शहर में पहुंच गया। इसके बाद पादरी खत्री बम फोड़ते हैं। वे बताते हैं कि नाथन मरा नहीं था, बल्कि सारा ने उसे मार दिया और सारा अभी भी जिंदा है, जिसे उन्होंने चर्च के तहखाने में छुपा कर रखा हुआ है। बॉयड गुस्से में पादरी पर बंदूक तान देता है। पादरी खत्री चिल्लाते हैं, रुको बॉयड, सारा पागल नहीं है। इस शहर की अदृश्य शक्तियां सारा से बातें करती हैं। उसने मुझे मेरी जिंदगी का वो राज बताया जो इस दुनिया में सिर्फ मेरे और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता था। अगर हमें इस नर्क से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए तो सारा ही हमारी एकमात्र चाबी है। तुम्हें उसे अपने साथ जंगल के सफर पर ले जाना होगा। उधर केनी के घर पर जेड उस रहस्यमयी जर्नल को देख रहा होता है जिसमें वह अजीब सिंबल बना हुआ था। वह देखता है कि जर्नल के 2 पन्ने आपस में चिपके हुए हैं। जेड धीरे से उन्हें अलग करता है तो अंदर से एक पुरानी पोलरॉइड फोटो गिरती है। उस फोटो में एक अनजान आदमी वह जर्नल लिए खड़ा था और फोटो के कोने में छोटा विक्टर अपने टिफिन बॉक्स के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। यानी विक्टर इस रहस्य को सालों से जानता है। कॉलोनी हाउस में पार्ट के नशे में धुत केविन चुपके से ऊपर वाले कमरे में जाता है। खिड़की के बाहर जैस्मिन खड़ी थी। वह केविन को अपनी झूठी बातों में फंसाती है और कसम खाती है कि अगर वह खिड़की खोलेगा तो कोई दूसरा मॉन्स्टर अंदर नहीं आएगा। प्यार और हवस में अंधा हो चुका केविन एक लोहे की रॉड से खिड़की पर ठुकी कीलें उखाड़ देता है और खिड़की खोल देता है। जैस्मिन अंदर आती है। केविन खिड़की बंद करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अगले ही पल जैस्मिन के बड़े बड़े नाखून बाहर निकल आते हैं। वह केविन के चेहरे को नोच डालती है और उसकी जीभ दांतों से काट कर अलग कर देती है। केविन तड़प कर दम तोड़ देता है। जैस्मिन अपने चेहरे से खून साफ करती है और खिड़की पूरी तरह से खोल देती है। बाहर से दर्जनों के मॉन्स्टर्स हवा की रफ्तार से खिड़की के रास्ते कॉलोनी हाउस के अंदर घुस जाते हैं। नीचे पार्टी में मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, मॉन्स्टर्स इंसानों पर टूट पड़ते हैं। पूरे घर में निकों, चीख पुकार, खून की नदियां और भगदड़ मच जाती है। विक्टर तुरंत खतरे की घंटी बजाता है। वह जूली को अपना टिफिन बॉक्स थमाता है और अपने कमरे की खिड़की से रस्सी बांधकर जूली को नीचे उतारता है। जमीन पर उतरते ही विक्टर को फिर से सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखता है। विक्टर जूली का हाथ पकड़कर उसे जंगल की तरफ ले भागता है। डोना बाहर खड़ी वैन में जितने लोगों को भर सकती थी भरकर गाड़ी चालू करती है। घर के अंदर एलिस, बॉयड का बेटा, अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। वह खिड़की से कूदता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड फातिमा भाग कर आती है और एलिस को खींचकर घर के एक मुख्य हॉल में ले जाती है। वे एन मौके पर अंदर का दरवाजा बंद कर लेते हैं जहां दीवार पर ताबीज लटका हुआ था। बाहर खड़े मॉन्स्टर्स दरवाजे को पीटते हैं और हंसते हैं, लेकिन ताबीज के खौफ से अंदर नहीं घुस पाते। उधर जंगल में विक्टर जूली को दौड़ते हुए उसी फारअवे ट्री, जादुई पेड़ के पास ले जाता है। विक्टर जूली से कहता है, इसके अंदर कूद जाओ जूली, और ईथन से कहना कि तबाही की शुरुआत हो चुकी है। जूली डरते डरते उस पेड़ के खोखले तने के अंदर छलांग लगा देती है और पलक झपकते ही वह हवा में गायब होकर सीधे एक अंधेरे तहखाने में जाकर गिरती है। उधर डोना की वैन भागते भागते शरीफ के दफ्तर पहुंचती है। बॉयड और पादरी खत्री लोगों को अंदर खींचने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर पीछे से पादरी खत्री पर हमला कर देता है और उनकी गर्दन को बुरी तरह फाड़ देता है। बॉयड उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान भटकाता है और पादरी खत्री को घसीटकर दफ्तर के अंदर लाता है। पादरी खत्री बॉयड की बाहों में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दम तोड़ देते हैं। अगली सुबह माहौल बेहद गमगीन था। बॉयड चर्च के बेसमेंट में जाता है जहां सारा बंधी हुई थी। वह सारा को छुड़ाता है और उसे जंगल के किनारे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में ले जाता है। बॉयड कहता है, तुम यहीं छिपी रहो, मैं शहर के काम निपटा कर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर जंगल के पार जाने का रास्ता खोजेंगे। यहाँ फिर से एक फ्लैशबैक आता है। बॉयड का इस शहर में पहला दिन दिखाया जाता है। बॉयड, उसकी पत्नी अब्बी और बेटा एलिस अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे जब रास्ते में पेड़ गिरा हुआ मिला था। वे भटक कर
इसी शहर में आ पहुंचे थे। तब यहाँ कोई तावीज नहीं था। पादरी खत्री उन्हें भागकर एक भूमिगत तहखाने में ले गए थे। पूरी रात उन्होंने ऊपर से लोगों की खौफनाक चीखें और मॉन्स्टर्स के चबाने की आवाजें सुनी थीं। अगली सुबह जब वे बाहर निकले तो हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। बॉयड, जो एक भूतपूर्व सैनिक मरीन था, ने लोगों को एकजुट किया। उसने खाने पीने के सामान की राशनिंग शुरू की और छिपने के नियम बनाए। जब बॉयड रोज जंगल में जाकर संसाधनों की तलाश करता था, तब उसकी पत्नी अब्बी का दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। एक दिन बॉयड जंगल में भटक गया और रात होने पर एक अजीब सी गुफा में जा छिपा। वहां उसने देखा कि मॉन्स्टर्स उस गुफा के अंदर कदम भी नहीं रख पा रहे थे। जब बॉयड ने गौर से देखा तो गुफा की दीवारों पर वही पत्थर के ताबीज लटके हुए थे। बॉयड सुबह सुबह सारे ताबीज लेकर खुशी खुशी शहर की तरफ भागा, लेकिन शहर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी अब्बी दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी और हाथ में बंदूक लेकर अपने ही शहर के बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। अब्बी चिल्ला रही थी, यह सब एक भयानक सपना है। इस सपने से जागने का सिर्फ एक ही तरीका है, मर जाना। तभी अब्बी अपनी बंदूक अपने ही बेटे एलिस की तरफ तान देती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए बेबस बॉयड को भारी दिल से अपनी ही पत्नी अब्बी को गोली मारनी पड़ी थी। वर्तमान में आते हैं। जूली अपने परिवार से वापस मिल जाती है। जिम और जेड तय करते हैं कि वे कॉलोनी हाउस की छत पर बहुत बड़ा टॉवर बनाएंगे ताकि वे रेडियो से सिग्नल भेज सकें। बॉयड अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले क्लिनिक जाता है और अपने बेटे एलिस से गले मिलता है। एलिस भी अपने पिता को माफ कर देता है और दोनों का मिलाप हो जाता है। इसके बाद बॉयड सारा को हथकड़ी लगाता है और दोनों गहरे डरावने जंगल के अंदर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। शहर में केनी सभी लोगों को इकट्ठा करता है और एक बेहतरीन लीडर की तरह भाषण देता है। वह कहता है कि अब टाउन और कॉलोनी हाउस का भेदभाव खत्म हो गया है। सब एक साथ मिलकर टावर बनाएंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। उधर जंगल में बॉयड और सारा पेड़ों पर लगे पुराने निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात को वे उसी ताबीज वाली गुफा में रुकते हैं। अगले दिन वे जंगल में और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अजीब पेड़ मिलता है जिसकी शाखाओं पर सैकड़ों कांच की बोतलें लटकी हुई थीं। बॉयड एक बोतल को तोड़कर नीचे गिराता है। तभी अचानक सारा दर्द से चीखने लगती है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। जब सारा को होश आता है तो वह बताती है कि इस बार उसके दिमाग में एक औरत की आवाज़ आई थी जो बहुत डरी हुई थी। वह औरत बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मिस्टर फिश एंड लोज से कहना कि मैं गलत थी। इस जंगल में मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खौफनाक चीजें मौजूद हैं। मिस्टर फिश एंड लोज सुनते ही बॉयड का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि सेना यही निकनेम था और ये आवाज किसी और की नहीं, उसकी स्वर्गीय पत्नी अब्बी की थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। उनका टेंट पागलों की तरह हिलने लगता है, जैसे कोई बहुत विशाल अकाय चीज उनके टेंट को हवा में उछाल रही हो। इसी तरह रात बीतती है। सुबह जब बॉयड टेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा इलाका मकड़ी के घने जालों से ढका हुआ है। बॉयड को जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह भागता हुआ जाता है तो देखता है कि एक विशाल जाल में उसकी पत्नी अब्बी फंसी हुई है। बॉयड जैसे ही उसे बचाने आगे बढ़ता है वह एक छलावा निकलता है। अचानक सैकड़ों जहरीली मकड़ियां बॉयड के शरीर पर चढ़ जाती हैं और उसे बुरी तरह काटने लगती हैं। सारा भागकर आती है और बॉयड के शरीर से मकड़ियों को हटाती है, लेकिन मकड़ियों का जहर बॉयड के खून में फैल चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ता है। सारा उसे हिम्मत देती है और घसीटते हुए आगे ले जाती है। तभी सामने पहाड़ी के ऊपर उन्हें एक विशाल लाइट हाउस का मीनार चमकता हुआ दिखाई देता है। उधर शहर में जिम और जेड दिमाग लगाते हैं। वे शहर के सारे लैंप्स के तारों को आपस में जोड़कर बिजली का एक बहुत बड़ा सोर्स तैयार करते हैं और कॉलोनी हॉपिंग हाउस की छत पर बने विशाल रेडियो टावर को चालू कर देते हैं। टावर चालू होते ही रेडियो में सिग्नल आने लगता है। पूरे शहर के लोग खुशी से झूम उठते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान में खौफनाक काले बादल छा जाते हैं और एक भयानक तूफान आ जाता है। जिम रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा होता है कि तभी रेडियो के स्पीकर से एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज आती है, हेलो जिम, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी टैबिथा को अपने घर के बेसमेंट में वह गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। ये सुनते ही जिम के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उस अनजान शक्ति को जिम का नाम और उसकी पत्नी का राज तक पता था। अगले ही पल सारे बल्ब धमाके के साथ फूट जाते हैं। जिम पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागता है। उधर घर के बेसमेंट में टैबिथा लगातार गड्ढा खोद रही थी कि अचानक नीचे की जमीन ढह जाती है। टैबिथा सीधे गिरकर एक गहरी अंधेरी गुफा में जा पहुंचती है। वहां अंधेरे में टॉर्च लिए विक्टर खड़ा था। विक्टर धीरे से कहता है, मुझे उस सफेद कपड़ों वाले लड़के ने बताया था कि तुम यहाँ आओगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विक्टर टैबिथा का हाथ पकड़ता है और गुफा की दीवारों पर बनी खौफनाक पेंटिंग्स दिखाता है। विक्टर फुसफुसाता है, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा टैबिथा। दिन के समय ये सारे मॉन्स्टर्स इसी गुफा के अंदर सोते हैं।
ऊपर जिम पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर का बेसमेंट पूरी तरह से धंस चुका है और उसकी पत्नी गायब है। उधर जंगल में बॉयड जहर और दर्द के मारे ज़मीन पर गिरकर तड़प रहा होता है। तभी सारा के सामने फिर से वह सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का प्रकट होता है। वह लड़का सारा से कहता है, ये जंगल अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वह लड़का सारा और बॉयड को एक जादुई पेड़ की तरफ इशारा करता है। सारा बॉयड को घसीटकर उस पेड़ के खोखले तने के अंदर धकेल देती है और बॉयड पलक झपकते ही गायब होकर एक बहुत ही गहरे सूखे कुएं के निचले हिस्से में जा गिरता है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और दोस्तों, अंत में शहर के रेस्तरां में रखा ज्यूक बॉक्स अचानक अपने आप बजने लगता है और सड़क पर एक नई बस आकर रुकती है, जिसमें ढेर सारे नए बेकसूर लोग सवार थे। कहानी यहीं पर एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ खत्म होती है।